कभी सोचा है कि एक ऐसा भी वक्त था जब हिंदुस्तान पर वो सुल्तान राज करते थे जो कभी खुद गुलाम हुआ करते थे? आज हम दिल्ली सल्तनत की 320 साल लंबी कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी दास्तां जो ताकत, जुनून और बड़े बदलावों से भरी हुई है। तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। ये हैं वो 5 डायनेस्टीज जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोदी। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि सल्तनत से पहले यहाँ क्या था। फिर बात करेंगे कि कैसे एक गुलाम सुल्तान बना। 2 महान विजेताओं के तरीकों को समझेंगे, उनकी कुछ हैरान करने वाले सुधारों पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस महान सल्तनत का अंत कैसे हुआ। तो पहला हिस्सा देखिए, कोई भी एम्पायर एकदम से हवा में नहीं बनता, वो हमेशा अपने से पहले वालों की विरासत पर ही खड़ा होता है। और दिल्ली सल्तनत के मामले में भी उसे मौर्य और गुप्त साम्राज्यों से एक मजबूत प्रशासनिक और कल्चरल नींव मिली थी। और ये बात हमारी कहानी पर एकदम सटीक बैठती है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान तो चले गए, पर उनके बनाए शहर, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स और उनकी छोड़ी हुई कल्चरल विरासत वो आज भी हमारे साथ हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। चलिए दिल्ली सल्तनत की उस नाटकीय और अनोखी शुरुआत पर फोकस करते हैं। एक ऐसी कहानी जो गुलामी से शुरू होकर सल्तनत के तख्त तक पहुंचती है। तो मिलिए कुतुबुद्दीन ऐबक से, वो इंसान जिसने गुलामी की जंजीरें तोड़कर सुल्तान का ताज पहना। दिल्ली की शान कुतुब मीनार उसी ने बनवानी शुरू की थी। लेकिन देखिए किस्मत का खेल। इस शानदार कहानी का अंत हुआ एक खेल के मैदान में। पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरे और जान चली गई। अब ऐबक की अचानक मौत से सल्तनत तो डामाडोल हो गई। तब मैदान में उतरा इल्तुतमिश, जो ऐबक का दामाद था। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहते थे। क्यों? क्योंकि वो ऐबक का गुलाम था और ऐबक खुद मोहम्मद गोरी का गुलाम था। है ना अजीब? लेकिन इसी गुलाम के गुलाम ने इस नई सल्तनत को मजबूती दी। तीसरा हिस्सा, विजेता और उनकी विरासत। देखिए, पावर को इस्तेमाल करने के कई तरीके होते हैं। अब हम हिंदुस्तान के इतिहास के 2 सबसे ताकतवर शासकों पर नजर डालेंगे। इनके काम करने के तरीके जमीन आसमान का फर्क था उनमें। एक वो जिसने अमन का रास्ता चुना और दूसरा जिसे सिर्फ जीत की जुबान समझ आती थी। तो यहाँ 2 बिल्कुल अलग सोच दिखती है। एक तरफ है मौर्य सम्राट अशोक महान, जिन्होंने कलिंग की लड़ाई में खून खराबा देखकर हमेशा के लिए हिंसा छोड़ दी। और दूसरी तरफ है दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी, एक ऐसा विजेता जो कभी नहीं थका और खुद को दूसरा सिकंदर कहता था। ये पावर को लेकर 2 बिल्कुल अलग नजरिए का एक बेहतरीन उदाहरण है। खिलजी के लिए बस एक ही चीज मायने रखती थी, पावर। उसने सल्तनत की पहली परमानेंट सैलरी वाली आर्मी बनाई, बाजार पर ऐसा सख्त कंट्रोल किया कि कीमतें कोई बढ़ा ही नहीं सकता था। और अपने सबसे काबिल जनरल मलिक काफूर के जरिए उसने सल्तनत को दक्षिण भारत में वहां तक पहुंचाया जहां पहले कोई मुस्लिम शासक नहीं पहुंचा था। चौथा हिस्सा, क्रांतिकारी शासक और उनके सुधार। हर दौर में कुछ ऐसे लीडर होते हैं जो सिस्टम को बदलना चाहते हैं। अब हम सल्तनत के उन शासकों की बात करेंगे जो अपने बड़े और कभी-कभी पूरी तरह से फेल आर्थिक और प्रशासनिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। देखिए, किसी भी एम्पायर की रीढ़ होती है उसकी इकोनॉमी। इल्तुतमिश ये बात अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने टंका चलाया। ये सिर्फ एक सिक्का नहीं था, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड सिल्वर कॉइन था जिसने पूरे एम्पायर में व्यापार करना बहुत आसान और भरोसेमंद बना दिया। अब बड़े लेन देन के लिए तो चांदी का टंका हो गया, लेकिन रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चों का क्या? उसके लिए था जीताल, जो तांबे का बना था। इन दोनों ने मिलकर एक कमाल का करेंसी सिस्टम बनाया जो अमीरों और आम आदमी दोनों के काम आता था। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही एडवांस्ड सोच थी। और अब आते हैं इतिहास के सबसे, कह सकते हैं, कंट्रोवर्शियल सुल्तानों में से एक पर, मोहम्मद बिन तुगलक। सवाल यह है कि क्या वो एक जीनियस था जो अपने वक्त से बहुत आगे था, या फिर एक पागल बादशाह? तुगलक के आइडियाज तो बड़े थे, लेकिन उनके नतीजे अक्सर भयानक होते थे। उसने पूरी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने की कोशिश की, जो सैकड़ों मील दूर था। इस सफर में हजारों लोग मारे गए। फिर उसने चांदी की कीमत वाले तांबे के सिक्के चलाए। आइडिया तो कमाल का था, पर नकली सिक्कों ने इकोनॉमी को डुबो दिया। उसने खेती में सुधार के लिए भी बहुत कुछ किया, लेकिन उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए और भयानक अकाल पड़ा। इरादे शायद अच्छे थे, पर नतीजे बहुत बुरे निकले। और अब हम आ पहुंचे हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, एक सल्तनत का अंत
और एक नए साम्राज्य की शुरुआत। हर कहानी का एक अंत होता है। दिल्ली सल्तनत का आखिरी चैप्टर लिखा लोदी वंश ने। बहलोल लोदी ने इसकी शुरुआत की। उसके बेटे सिकंदर लोदी ने वो शहर बसाया जिसे आज हम आगरा के नाम से जानते हैं। लेकिन आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो कि काफी घमंडी और अनपॉपुलर था, उसी के दौर में सल्तनत का पतन होना था। 1526 ये साल इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट है। ये वो साल था जब दिल्ली सल्तनत, जो 320 सालों से नॉर्थ इंडिया पर राज कर रही थी, आखिरकार खत्म हो गई और उसकी जगह ली एक और भी बड़े एम्पायर ने, मुगल एम्पायर ने। और ये सब हुआ एक ही जंग में, पानीपत की पहली लड़ाई। एक तरफ थी इब्राहिम लोदी की लाखों की फौज और दूसरी तरफ काबुल से आया बाबर। बाबर के पास फौज कम थी पर एक सीक्रेट वेपन था, तोपें और तुलुगमा नाम की एक जबरदस्त लड़ाई की तकनीक, जिसमें दुश्मन को घेर कर साइड से हमला किया जाता था। इस एक लड़ाई ने और इस एक टैक्टिक ने इंडिया की हिस्ट्री का पूरा कोर्स ही बदल दिया। और एक हैरान करने वाली बात यह है कि पूरे 320 सालों में इब्राहिम लोदी दिल्ली का अकेला ऐसा सुल्तान था जो लड़ाई के मैदान में मारा गया। उसकी मौत सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, ये एक पूरे दौर का दिल्ली सल्तनत का अंत था। तो अगली बार जब कोई पुराना सिक्का हाथ लगे, या दिल्ली में कुतुब मीनार के पास से गुजरें, या आगरा शहर का नाम सुने, तो एक पल के लिए उन सुल्तानों को याद कीजिएगा। सल्तनत तो कब की खत्म हो गई, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे चारों तरफ जिंदा है, हमारे शहरों में, हमारी संस्कृति में और उन विचारों में जिन्होंने हमारी दुनिया को बनाया। ये सोचने वाली बात है ना।